आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में एक मुलाकात चंद्रशेखर दत्ता के साथ। आइए सुनते हैं अभिनेता चंद्रशेखर दत्ता से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं अभिनेता चंद्रशेखर दत्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार श्रोताओं और दर्शकों, विविध भारती में बुलाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बचपन से सोचता था कि मैं कलाकार कब बनूंगा। आज विविध भारती के स्टूडियो पर आया तो मुझे लगा कि सच में मैं कलाकार हो रहा हूं या होने के कगार पर हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका ताल्लुक जो है वो झारखंड से है और हम ये जानते हैं कि उस इलाके में बरसों बरस से विविध भारती सुनने की बड़ी परंपरा रही है। जी सर। तो जरा उस दौर को याद कीजिए। सर, उस दौर में ऐसे कि पुराने रेडियोज आते थे, फिलिप्स वाले, कुछ जर्मन रेडियोज भी आते थे। तो मेरे जो जीजा हैं उनको रेडियो कलेक्शन का बहुत शौक है। ओहो। तो वो बहुत सारे रेडियोज रखे हैं, मतलब 110 साल पुराना रेडियोज भी रखते हैं जो अंग्रेज के टाइम से हैं। वो है अभी उनके पास भी है, कम से कम तो हिज रूम इज फुल ऑफ द रेडियोज। और उनके पास जाकर मुझे बहुत सारी चीजें सुनने समझने का मौका मिलता है और मुझे ये अच्छा भी लगता है। जब मैं बॉम्बे आया 2008 में जी, तब भी मेरे पास एक छोटा सा पॉकेट रेडियो हुआ करता था ताकि मैं पुराने गीतों को सुन पाऊं। तो संस्कार में तो है, मतलब बंगाली हूं तो आपको जैसे महालया चल रहा है, इंद्रभद्र का महालया सुबह उठ के रेडियो में आप सुन रहे हैं। क्या बात है। तो और देखिए महालया की जो पूरी परंपरा है उसका ताल्लुक कितना गहरा, बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो इतनी सारी यादें हैं आपकी। बहुत सारी यादें हैं। रेडियो से तो बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट सुनना, सब मिलके एकदम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। मुझे अभी भी याद है हम 1983 में कपिल देव जी वाला जो अपन इंडिया विन किए थे जी, उस टाइम में सब, मतलब बिजली चली गई है तो सब रेडियो के पीछे बैठे हुए। आई कैनॉट फॉरगेट दैट इमेज। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़ी सुंदर यादें हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो अभिनय वाला मामला है ये कहां से शुरू हुआ था और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? अगर मैं जोड़ूं तो कई सारी कड़ियां हैं जो अभिनय के पीछे बन गई। मतलब मैं स्कूल में थिएटर करने का अटेम्प्ट किया था। मैं ग्रुप डिस्कशंस और एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स में जाता था। तो मुझे अंदर में तो था कि आई वांट टू डू समथिंग बेस्ड ऑन स्टेज और ड्रामा और समथिंग, बट ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें मैं अपने आप को बेटर देख पा रहा हूँ। मैं अपने अंदर की चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं जिसके पात्र बनना चाहता हूँ। तो मुझे लगा थिएटर करना चाहिए। तो मैं 2001 में मैंने झारखंड धनबाद से दिल्ली को अग्रसर हुआ। वहाँ गुरु मिले, दिनेश खन्ना, सुमन कुमार, तो उनके सानिध्य में काम चालू किया। फिर एक हमारे सीनियर हैं इमरान रजा जो अभी बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी साल दूरदर्शन में भी थे। तो उनसे मिला तो उन्होंने मुझे श्री राम सेंटर से कोर्स करने के लिए कहा, थिएटर में डिप्लोमा। मैंने थिएटर में डिप्लोमा 2 साल का किया। फिर थिएटर इन एजुकेशन TIE जो कि NSD का एक विंग है, उसमें जॉब किया 1 महीने का। साथ ही सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का जॉब निकला हुआ था, B ग्रेड आर्टिस्ट का। तो उसमें रेपिटरी सिलेक्शन हुआ, 2 लोगों का होता ऑल इंडिया से। उसी दौरान FTI भी अप्लाई कर रखा था। तो 3 महीने जॉब करते करते मेरा FTI हो गया। मैं वेंट टू FTI। अच्छा, जब आपने अभिनय की दुनिया को चुना था
तो क्या घर वालों का कोई विरोध था या उनका आपको सपोर्ट मिलता रहा? देखिए, मेरे साथ कुछ विचित्र चीजें हुई हैं और मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, और इसलिए मैं बोलता हूं कि बाय डिफॉल्ट आई एम एन एक्टर. आई वाज नॉट मेड फॉर दिस फील्ड बिकॉज कि देयर वाज नथिंग व्हिच सपोर्टेड इन माय ओन थिंग्स, बट थिंग्स ऑटोमेटिकली इन अ लॉन्ग रन दे सपोर्टेड मी. जैसे हमारे गांव में बांग्ला यात्रा होता था, तो हमारे जो दादाजी हैं वो बांग्ला यात्रा में लीड रोल करते थे. तो मुझे बहुत धूमिल सा याद है कि वो एक महादेव करके प्ले होता था जिसमें वो शिव बनते थे और वो तांडव वाला सीन होता था. लंबे लंबे यात्राएं करती थी हमारे गांव में. मतलब 1986-87 तक हुआ है. तो काबुली वाले जो होते हैं वो जो सूद दे के ये करते, तो वो सूद वाला पैसा लेकर थिएटर वेटर करते थे, बट यात्रा से ऐसा कुछ रिटर्न नहीं आता था. तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी. पारिवारिक सिचुएशंस बदल गए, तो दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग दैट कि इट मेक्स थिंग्स वर्स्ट अगर आप थिएटर करो, चीजें करो. मेरे चाचा फिर डीडी बांग्ला में कुछ छोटा मोटा शूट तो किए थे, बट उनको भी समझ में आया यार इट जस्ट डिसरप्ट्स द हेल्दी गोइंग ऑफ द फैमिली. तो इस चीज को लेकर परिवार में एक इशू था कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब वापस एक ऐसा रास्ता चुनना चाह रहा है जिससे हेल्दी इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं रहेगा, और बड़ी मुश्किल से परिवार खड़ा हुआ है. तो हाँ, चीजें डिस्टर्बिंग थी, बट आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम माई फादर एवरी टाइम. पैसा देना ड्यूरिंग द स्कूल. माँ का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग रहा है. माँ बोलती है जो समझ में आता वही करो, जो समझ में नहीं आता मत करो. एंड इवन जब मैं श्री राम में पढ़ रहा था तो मेरे मामा हैं प्राण रंजन हलदार, जो कि अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं. हम लोग काफी ढूंढने की कोशिश की. वो 2 साल मेरे साथ रहे थे दिल्ली में. उन्होंने अपना जीवन का 2 साल मुझे दिया ताकि मैं अपना थिएटर एजुकेशन पूरा कर पाऊँ और करेक्ट डिसीजंस ले पाऊँ. फिर काफी तैयारी हुई तो मैं FTI भी आ गया. जी, FTI और उससे आगे के सफर की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं. तो बताइए कि आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा? देखिए, जब मैं FTI का नाम सुनता हूँ तो मुझे लगता है दे आर टॉकिंग अबाउट ए लिगेसी. बिल्कुल. लिगेसी मतलब FTI इज नॉट जो 1960-65 से आई है, उससे पहले से, मतलब प्रभात स्टूडियो और हमारे बचपन का जो एक गाना है, मतलब 2 आंखें 12 हाथ, जो मुझे लगता है कि कमाल की फिल्म है. मेरी बेस्ट फिल्मों में से एक 2 आंखें 12 हाथ. बिल्कुल. जो कि 1957 की फिल्म है. अभी संध्या जी कुछ दिन पहले ही गुजर गई, वो 94 इयर्स की थी, जो खिलौने वाली का किरदार जिन्होंने किया था. जी हाँ. तो श्रोताओं के लिए एक गाना हो सकता है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारी करम. क्या बात है. नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम. सुनते हैं ये गाना. जी.
एफटीआई की बात चल रही थी चंद्रशेखर जी, और श्री राम सेंटर, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन और तरह तरह की चीजें करते हुए आखिरकार आप एफटीआई में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आए थे, राइट? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर। हाँ जी सर, कुछ चीजें मुझे लगता है मतलब अगर कुदरत के हिसाब से हो तो अच्छा है। तो मैं पहले थिएटर को लेकर ही ज्यादा पैशनेट था, तो ग्रेजुएशन भी की थी कि हाँ भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊंगा। वो सिनेमा वाला माइंडसेट नहीं था कि मैं सिनेमा करूंगा, हीरो बनूंगा, स्टार बनूंगा। बहुत ही पैशनेटली मैंने दिल्ली में 5 साल थिएटर किया था। इवन गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया था मैंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का। फिर देखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं होता। फिर कुछ गुरु लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, जैसे मेरे रॉबिन दास हैं, उन्होंने कहा कि अरे तू क्या कर रहा है, योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट। तो मुझे ऐसा फील नहीं था कि मैं सिनेमा में जाऊंगा या ऐसा कुछ करूंगा। फिर मैंने अपने आप को समझा, देखा। एक गुरु हैं सत्यव्रत रावत, उनके साथ मैंने डीडी उर्दू की 3 टेलीफिल्में की एज अ लीड, मंटू की कहानियों पर। 100 कैंडल पावर का बल्ब मेरे लाइफ का पहला फिल्म था डीडी उर्दू के लिए। तो वहां मुझे समझ में आया कि हाँ, आई कैन थिंक एज एन एक्टर। तो मैं सोचता ही नहीं था कि मैं सिनेमा एक्टिंग में जाऊंगा। फिर जब समझा, फिर सिनेमा समझ में आया। इसमें माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। माँ ने मुझे वो जो सैटरडे संडे सिनेमा होता था, माँ देखती थी, पापा माइंस में जॉब करते थे, पापा डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट कोल माइंस में है, तो घर में टीवी है, तो माँ के साथ बैठ के कभी कन्नड़ा फिल्म देख रहा हूँ, बंगाली तो है ही, तो बंगला पूरा चैनल में सिर्फ अच्छे अच्छे सिनेमा, जो ऋतिक घटक, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और भी फिल्में देखने का मौका मिला। जो एक्सपोजर है सिनेमा का, जो अच्छा सिनेमा का, माँ के थ्रू मिला, क्योंकि खाली वक्त था, उसको गुजारना था। और फिर माँ ने साहस करके कहा कि क्या चाहिए तुमको। व्हेन आई क्रैक द एंट्रेंस ऑफ एफटीआई, मैंने कहा माँ कि यार तसल्ली से सीखने का मौका नहीं मिला। तो तसल्ली से क्या सीखना है तुमको, तो एक कोचिंग तो किया तुम। तो शी वॉज नॉट अवेयर दैट कि आई डिड अ डिप्लोमा इन थिएटर्स। तो मुझे मार पड़ती कि तुम्हें भेजा था कुछ और करने और तुम इधर डिप्लोमा कर रहे हो और फलना चिलना कर रहे हो। तो वो ये सोचती कि अरे यार इसने करियर को लेकर कुछ गड़बड़ी कर दिया। तो मैंने कहा यार अब ना सही जगह पहुंच गया हूं, तो मैं इसमें करना चाहता हूँ, क्या होगा एफटीआई करके। हमने अरे शबाना आजमी है। फिर वो बंसाली जी हैं, बंसाली जी का मैं प्रोस्पेक्टस में फोटो देखा था। आई वांटेड टू वर्क विद हिम, आई वर्कड विद हिम इन रामलीला, बिल्कुल बिल्कुल, रणवीर सिंह के साथ। तो मैंने उनको समझाया कि यहाँ से करने के बाद लोग अच्छे जगह पोजीशन हो जाते हैं, आप मुझे एक बार दो। तो उस टाइम एफटीआई के लिए लोन नहीं देता था झारखंड, तो काफी ट्रबलसम था। ज्यादा मतलब घर में पैसे नहीं थे, तो जमीन गिरवी रख के एफटीआई की फीस दी गई थी। ओहो, मतलब उस टाइम 2,40,000 था। और मंथली जो थोड़ा बहुत जो खर्चा होता था 24-2500 ही होता था। मेरे पास उतने पैसे नहीं होते, तो मैंने ट्यूशन पढ़ा के देती थी। अच्छा, तो दैट वाज द जर्नी। एफटीआई में आने के बाद आपकी दुनिया किस तरह से बदली? सर अगर मैं बोलूंगा तो आप हंसोगे। मैं जब पहली बार गया एफटीआई पुणे वर्कशॉप में, तो उस दौरान सिलेक्शन हो गया था। तो कुछ लोगों से अंदर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जो सीनियर्स थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि यार चंद्रशेखर देखना कहीं से लोन हो जाए, छोड़ना मत। आज भी वो मेरे उतने ही करीब के लोग हैं। उस दौरान 2005 में इवन एक कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता है, वो उस टाइम वॉलंटियर में थे सिलेक्शन कमेटी में। तो उन्होंने मुझे पर्सनली फोन किया कि तुम्हारा हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर टैलेंट एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि छोड़ना मत यार। तो मैं उस जगह को समझने लगा था, जो 2-3 दिन है। बिल्कुल। तो फिर मैं जब गया तो 1 महीना पहले ही मैं बैग वैग बांध कर एफटीआई आ गया। 1 महीना पहले? 1 महीना एडमिशन से पहले मैं एफटीआई में बैठ गया था जाकर, कि मुझे अंदर से लग रहा था यार कि ये जगह है, इसको जितना रह पाऊं, इसको समझ पाऊं। क्योंकि एक बार मैं गांव में बैठा और अगर मैं 50 चीजें सोचने लगा तो शायद मैं एफटीआई छोड़ दूं। तो मैं गया। तो रहने का इंतजाम कैसे हुआ? अरे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि मैं गया और मुझे इतना पता था कि एफटीआई में आउटसाइडर्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना इनसाइडर्स को। मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो मैं गया और मुझे सिनेमा विंग में रहने का बहुत शौक था। तो बैग उठाया तो मेरे जैसा एक और बोलते हैं ना पागल बंदा, मैं इकलौता पागल नहीं था, एक और पागल बंदा है। उसका सीनियर था जो एफटीआई में कैमरा में था। तो उसने उससे सेटिंग करके आया था कि उसके डिप्लोमा में असिस्ट करेगा।
तो वो भी आ गया, मैं भी आ गया। अब दोनों गेट पे टकराए, तो भाई तेरा एडमिशन कब है? 18 अक्टूबर, और हम आ गए 5 सितंबर में। ओहो हो। एडमिशन इज ऑन 18 अक्टूबर। जी। तो अब कैसे करेंगे भाई, रहने का क्या है क्या नहीं? तो हमने कहा करते हैं, पहले अंदर घुसते हैं। कैंपस में गए तो देखा एक रीडिंग रूम करके एक बनाया हुआ था फर्स्ट फ्लोर में, और वो रीडिंग रूम देख के उसमें देखा कि वहाँ बुक्स रखी हुई हैं, लोग यहाँ पढ़ते पढ़ते। हमने कहा सुनो रात यहाँ गुजार लेते हैं बाकी बाद में देख लेंगे। हम दोनों ने ऐसा सामान पटका और खर्राटे देके सो रहे थे, और सुबह 2 बजे सारे सीनियर्स पहुंचे। बोले भाई तुम कौन हो? हमने कहा ऐसा है, तो तुम्हारा एडमिशन तो हुआ नहीं है, तो क्यों आ गया? हमारा मन नहीं लगा, मेरा गांव में मन नहीं लग रहा, तो हम पहुंच गए यहाँ। उसके बाद थोड़ी बहुत उन्होंने हल्का सा बोलते ना कि उन्हें समझाया कि भाई ऐसे नहीं होता है, तो बट कहा कि सुबह शूट है तो तुम लोग 4 बजे रेडी रहो, हम बस से तुमको ले जाएंगे शूट करने। तो मैं एफटीआई एडमिशन से पहले एक डिप्लोमा कर चुका हूँ। वाह वाह वाह। तो क्षितिज करके फिल्म है विनीतेश बरूरी का। दिस वॉज माई लाइक लव फॉर एफटीआई कि आई वेंट 1 month अगो। गजब, क्या बात है। और वहां जो बैच था, उस बैच में कुछ लोगों के नाम बताएं। सर आई एम ब्लेस्ड, माई बैच इज कॉल्ड स्टार बैच। भगवान सबको मतलब उन्नति दे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और ऊंचा पहुंचे, ताकि हमारा एफटीआई का नाम और देश में बड़ा हो। और हम सभी जो अभी प्रयास रहते हैं वो बहुत इंडस्ट्री ने हमें रिस्पेक्ट दिया, चाहे राजकुमार राव हो, चाहे जयदीप अलावत हो, विजय वर्मा हो, और सनी हिंदुजा हो, इवन और भी लोग हैं जो काफ़ी माने काम कर रहे हैं। जैसे पितवाश है, इंटरनेशनल काम करता है, गौरव शर्मा, मैं, चंद्रशेखर दत्ता, देन देयर इज़ वन मोर जतिन गोस्वामी, और लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। कांस में फिल्म थी, उसमें औरशिका डे मेरी बैचमेट है, उसका काम है। नैनी दीक्षित है, काफ़ी हिट फिल्मों में रही है। तीर्था है, उसको नांदी अवार्ड मिला है, ऑपोजिट मगधीरा की हीरोइन वो नांदी अवार्ड लेके गई है। तो वी आर ब्लेस्ड to be from the 2008 batch and I'm really proud of my batch. क्या बात है। अच्छा, एफटीआई से डिप्लोमा लेने के बाद जब आप मुंबई आए, जी सर, तो ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। यहाँ के अनुभव हमारे साथ बांटिए। सर मुंबई मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा है। मैं मुंबई 3 दिन से ज्यादा छोड़ के नहीं जा सकता, इतना ज्यादा खिंचाव है मुंबई में। इट हैज ह्यूज मैग्नेटिक पुल। ये हो सकता है मैं शूटिंग में 25 दिन बाहर चला जाऊं, लेकिन मन तो बम्बई में लग गया है। बम्बई आने से पहले हमारा एक प्ले भी हुआ था बॉम्बे में, इस्कॉन में, तो काफी हिट भी हुआ था। हम लोग का जो डिप्लोमा प्ले था वो इस्कॉन में हुआ था, तो उससे पूरी इंडस्ट्री में जान गई थी। अच्छा। 2 प्लेस किया था हमने, तो 1 to 1 जान गई थी, कास्टिंग वाले अपने नंबर दे दिए थे। तो ये भी एक बड़ा रीजन रहा हमारे बैच के सक्सेस का, क्योंकि हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग बॉम्बे में हुई, उसके बाद हमारा डिप्लोमा प्ले हुआ, जिससे हमारा इंटरेक्शन बन गया। तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब लोगों के बीच आ पाए। समय उतना सही नहीं चल रहा था जब मैं बम्बई आया। मतलब आई साइंड 5 फिल्म्स व्हेन आई केम मुंबई। इंस्टीट्यूट से भी 2 साइन करके आया था, लेकिन किस्मत है रिसेशन पड़ गई। 2008 का जो रिसेशन है उसने बहुत सारे एक्टर्स को मार दिया, जिसमें मेरी 5-6 फिल्में बंद हो गई। और उसमें से जो बोलते हैं लकी हैं, जिनकी फिल्में वर्क कर गई, वो आज स्टार है। क्या बात है, समझ रहा हूं मैं इस बात को जी। तो जाहिर है कि ये वो दौर था जिसमें ज्यादा जोर आजमाइश करनी थी, जिसमें ज्यादा इम्तिहान देने थे, क्योंकि रिसेशन था, चीजें काम नहीं कर रही थी। वो क्या फोर्स थी जिसने आपको मुंबई में टिकाए रखा और बनाए रखा? सर अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं मुंबई से एक बार हिल चुका हूं। जब लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड लॉकडाउन के बीच में मैं हिल गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था, तो मैं वापस सामान पैक करके गांव चला गया था। लेकिन बोलते हैं ना किस्मत, तो एक दिन ऐसे ही मैं सोया हुआ था और मतलब देखा रात को 2 बजे कि पापा मम्मी गेट के बाहर खड़े हैं, मेरे पर्सनल रूम के दरवाजे के पास खड़े हैं। तो अचानक से ऐसा लगा कि कोई है। अब गांव रहा नहीं हो ना, लॉकडाउन में ही आने का मौका मिला। 2001 में गए थे, अब लॉकडाउन में वापस आए 2021 में। 20 साल गायब हैं आप लाइफ से। हाँ बिल्कुल। और अचानक से आप उठते हैं, देखते हैं आपके पापा और मम्मी दरवाजे पे खड़े हैं। हमने कहा क्या समस्या क्या है आपकी, इतने रात को सो क्यों नहीं रहो? नहीं सिचुएशन इज नॉट गुड, टेलीविजन में देख रहे हैं ऐसा ऐसा, बहुत सारा केसेस आ चुका था, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इवन मेरे गांव वाले मुझे ऐसे सांत्वना देते थे कि मैं ठीक हूं एंड आई एम एक्सेप्टेड इन द विलेज। ओके। तो यू डोंट थिंक दैट यू आर बॉम्बे रिटर्न।
और वो सांत्वना मेरे लिए उल्टा असर करता था। मतलब ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर देगा अगर इस तरह से सांत्वना आने लगा तो मैंने कहा क्या समस्या क्या है? बोला नहीं, मैं देखना चाह रही थी कि तू कुछ गलत कदम ना उठा ले। हमने कहा हम गलत कदम उठा लें, 21 साल से तो हम बाहर ही हैं, अब क्या गलत कदम उठाएगा? तो उनके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला यार तूने अर्न क्या किया है? अगर तुझे रिटर्न ही होना था, हाउ मच इज व्हाट यू हैव अर्नड? तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, थोड़ा मेडिटेट किया, रिफ्लेक्ट किया खुद को। सर क्राफ्ट अर्न किया सर मैंने। जो अभिनय एक क्राफ्ट है वो मैंने 22 साल में अर्न किया है। आप पैसा देकर अर्न नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। वो मेडिटेशन से ही अर्न हो सकता है, आपकी जर्नी से हो सकता है, आपके गुरुओं द्वारा दिया जाता है। और वो जो मैंने अर्न किया, चाहे 5 साल दिल्ली में थिएटर करके दिनेश खन्ना सुमंदा के अंडर में, या FTI में त्रिपुरारी शरण सर हमारे डायरेक्टर थे, उनकी बातों से जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ, ये जो टीचर्स हैं अमित दत्ता जिनको मैं अपना सिनेमाई गुरु कहता हूँ, 6 महीने तक उन्होंने सिनेमा में मुझे पर्सनल लेवल पर ट्रेन किया। जो एक्सपोजर मुझे FTI में मिला, जो सिनेमा मैंने आर्काइव्स में देखा, जिन लोगों के साथ उठा बैठा, सारे जीनियस लोग थे। 70 एक बैच में होते हैं, मेरे टाइम में तो 4 बैच एक साथ बैठा हुआ था, उनके साथ इंटरेक्शन होना। मैंने बोला मैंने जिंदगी अर्न की है, मैंने कला को अर्न किया है। वाह। और ये तो खरीद नहीं सकते। अगर मैं चाहूं, अगर मैं कभी शादी करता हूं, बच्चे होते हैं, तो मैं उसको प्लांट नहीं कर सकता सर। वो चीज ऐसा है, वो मेरे साथ हो गई है, अब वो मेरे साथ ही रहेगी। तब मुझे समझ में आया कि यस आई गॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम मुंबई। मुंबई का एक्सपीरियंस, मुंबई में रहना, मुंबई में आप 18 साल से टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद चीजें बेहतर होती चली गई और फिर आपकी तमाम काम सामने आने लगे। सर लॉकडाउन में मैंने सबसे ज्यादा काम किया लाइफ में। मतलब अगर मैं कहूं तो खाकी द बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स, जो कि टॉप 1 में 8 महीने थी, उसके टॉप 5 में 4 महीने, अभी भी टॉप 10 में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुजीब किया, मुजीब द मेकिंग ऑफ श्याम बेनेगल की आखिरी फिल्म, और उसके आखिरी 5 मिनट मेरे ऊपर है, जिसमें मैं मुजीब को मारता हूँ। मजलूल हुडा का किरदार है। उस अनुभव के बारे में भी बताइए, क्योंकि श्याम बाबू की आखिरी फिल्म थी और वो बहुत बीमार थे और ये फिल्म एक जिद के तहत बनाई उन्होंने। सर वो अनुभव मतलब किस्मत है सर। लॉकडाउन में वापस जब गया तो मुझे ये था कि जो मिलेगा वो करूंगा। अब मुझे अपने क्राफ्ट को लेकर ज्यादा मतलब फ्रीडम हो गया था। आई लॉस्ट दैट स्टिफनेस फ्रॉम माई माइंड कि मुझे हीरो ही करना है या बेहतर रोल्स करने हैं। उन्होंने कहा कि क्या भरोसा, करते करते गुजर गए तो तुम्हारे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, तुमने काम ही क्या किया जीवन में, लोग जानेंगे कैसे कि तुम एक कलाकार हो। तो मैंने कहा कि जो मिलेगा आई एम गोइंग टू डू इट, आई विल पुट माई बेस्ट। और उस टाइम में वो शहीद होने वाला बीमारी भी था अंदर में। कोई बात नहीं, कोविड हो गया तो देख लेंगे यार, शहीद हो जाएंगे, ऐसा वाला मामला हो गया था। क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस से बड़ा कोई क्राइसिस नहीं होता। मैं समझ सकता हूं। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का सिचुएशन था मेरे लिए। तो लॉकडाउन से पहले श्याम बेनेगल सर से मिलने के लिए, श्याम रावत जी जो उनके कास्टिंग में है, उनके एसोसिएट्स भी रहे, तो उन्होंने एक ऑडिशन के लिए बोला था। और एक सीन है, देखिए गांधी फिल्म में ओमपुरी साहब का, जिसमें वो चिल्लाते हैं बापू पे, हाँ, कि आपके कारण ऐसा 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 हो रहा है। करेक्ट बिल्कुल। तो उस सीन को बांग्ला में मुझे करके देना था। ये क्या मामला था? हाँ, मैंने ऑडिशन में, हाँ, तो वो मेरी भाभियां हैं गांव में उनसे मैंने बांग्ला करवाया, समझा उस चीज को, हाँ, और उस चीज को परफॉर्म किया। तो उसके बाद मैं वापस आया था बॉम्बे, तो बेनेगल साहब बहुत ही माय डियर आदमी है। ऐसे हम्बल हम लोग कब बनेंगे, मैं आज तक नहीं समझ पाता। जो इतने बड़े लोग होते हैं वो बहुत ही हम्बल होते हैं। जी जी। आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप इंपॉर्टेंट हो, आपके लाइफ में जीवन में कुछ है। तो वो बोले कि नहीं, चंद्रशेखर से मिलना है। मैं गया, मैं मिला, मैं पैर छूने का पैर नहीं छूने दिया उन्होंने। मैंने बहुत लेवल के बड़े हैं, बातचीत की, चंद्रशेखर यार कैसे किया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा ऐसा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, ऐसा। उनकी आंखों में बचपना, दैट चाइल्ड लाइक थिंग, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, कोई भ्रम नहीं जीवन में, क्लैरिटी बने सुप्रीम लेवल पे। सर आई विल बी ब्लेस्ड। फिर फोटो वोटो खिंचवाए। अब हो गया कि वो रोल स्क्रिप्ट से कट गया। वो फिल्म बांग्लादेश फिल्म बोर्ड और अपना फिल्म बोर्ड से जुड़ा हुआ था। फिर दूसरा रोल ऑफर हुआ। अब दूसरा रोल ऑफर हुआ, वो भी स्क्रिप्ट से कट गया। अरे बाप रे। फिर तीसरा रोल ऑफर हुआ, और उस दिन मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन था, लॉकडाउन चरम सीमा में। बड़ी मुश्किलों से मैं रात को, ऑपरेशन चल रहा था, डॉक्टर रोहित कुमार कर रहे थे धनबाद के, और ऑपरेशन से हटा ही था कि फोन आया श्याम रावत जी का, चंद्रशेखर जी आप कहाँ हैं? हम बोले कहाँ सर बताइए। यार वो
तुम्हारे सारे रोल कट जा रहे हैं बट श्याम बाबू वांट्स यू टू बी समवेयर इन द फिल्म, एक शॉट है करोगे? हमने कहा सर जो है वो करूंगा, आप समझ रहे हैं श्याम बाबू की फिल्म है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आप जो बोलिएगा। यार एक ही शॉट है पूरी फिल्म मुजीब के ऊपर में, तुम्हें एक शॉट में गोली मारना है। हमने कहा अरे कितना बड़ा रोल है, अगर ऐसा है तो आई एम रेडी टू डू इट। तो कल सुबह शूट है और रात को ऑपरेशन हुआ है। अरे बाप रे। और किडनी ऑपरेशन, स्टोन निकाला गया है और एक पाइप डाल के अंदर से, और बोला कि ये है बाबू तुमको सब रिम्बर्स हो जाएगा, तुम खुद से टिकट कराओगे। लॉकडाउन की बुरी अवस्था में खुद से मैंने फ्लाइट का टिकट किया कलकत्ता से बॉम्बे। कलकत्ता में ट्रेन से वहीं से हॉस्पिटल से ट्रेवल कर गया सीधा। मैं बोला ये आप चांस नहीं ले सकते। वहां से ट्रेवल किया, 12 बजे मिले हो मुझे, ड्रेस पहनाया, लुक सेट हुआ, बोला इट्स लुकिंग गुड। अब मुझे नहीं पता था कि अगला दिन जो शॉट होगा वो इट्स बेस्ड ऑन मिलिट्री और अंदर में पाइप है। तो शॉट कॉल हुआ कि मिलिट्री अंदर ढाका में घुस रही है। बजलुल हुडा जो मिलिट्री हेड है खड़गड़ खड़गड़ ढूंढ रही है, मिलिट्री का एक वॉक है शूज पहन के, और वो पाइप का आप समझ सकते हैं अंदर में पाइप है। पहला शॉट तो कॉन्शियस था, तो अपने श्याम कौशल हमारे जो फाइट मास्टर हैं श्याम कौशल जी देखे, बोले भाई अच्छे से वॉक कर, क्या कर रहा है तू, हेड है इसका। मतलब ओके सर मैं समझ गया हूँ कहाँ गड़बड़ी है। फिर हुआ, फिर शॉट ऐसे मुजीब सामने खड़े हैं तो मेरा हाथ कांप गया ऐसा कि सर मैं आपको ऐसे स्टैमर कर गया, तो इतना पीछे वाला ने धक्का दिया तो मेरे हाथ से मशीन गन चल गया। फिर डायलॉग कन्वर्सेशन हुआ, श्याम बाबू नीचे उतरे, बोले चंद्रशेखर यू डिड इट ब्रिलियंटली। बोले सर आपको अच्छा लगा? बोले तुमने ये कैसे सोचा कि ये मुजीब को देखकर ये बंदा फंबल कर जाएगा? मैंने बोला सर इतना बड़ा हो रहा है, 3 घंटे की फिल्म में सिर्फ यही दिखाया गया है, मतलब ही विल बी द गॉड इन दिस फिल्म। तो ऐसा बंदा को देखकर आदमी तो थोड़ा तो अचंभित होगा क्योंकि वो एक बड़ी सी हस्ती को खत्म करने आया है। तो दैट्स व्हाट आई थॉट, एंड तुरंत उन्होंने कहा कि अगले दिन कमाल को मारना है और बांग्लादेश जाने की यात्रा शुरू करो। तो फिर मैं आया था एक शॉट के लिए सर, आई वेंट टू बांग्लादेश ऑल्सो। क्या बात है। 3 दिन बांग्लादेश में शूट किया, तो लकी था। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड आई गॉट अ चांस टू बी इन दिस फिल्म मुजीब, जो कि श्याम बेनेगल जी के आखिरी फिल्म है और आखिरी के 5 मिनट में मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे की बातचीत करेंगे। जी सर, बेसिकली लॉकडाउन के पहले की चीजें जो है ना फुर्सत में थी। तो मौसम फिल्म का एक गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बहुत सही, ये गाना सुनते हैं।
ऐसी बड़ी फिल्म में काम किया आपने, फाइटर में काम किया ऋतिक रोशन, हाँ, सिद्धार्थ फाइटर। आनंद। इसके बारे में बताइए। फाइटर में जरीना बेगम का किरदार किया। जी। बेसिकली मुझे ऐसे किरदार मिले, मतलब मैं खुद को भी स्टडी करता हूँ कभी कभी कि मुझे ऑफर क्या हो रहा है। जो मतलब जहां से फिल्म एक अलग जंक्चर में घूम रही है, या चीजें बदल रही है, या आई विल बी द रीजन जहां से रेल एक पटरी से दूसरी पटरी में जा रही है, या लास्ट आवर में कुछ ऐसा रिवीलिंग सा होगा। तो जरीना बेगम का किरदार ऐसा था सर कि इट वॉज सपोज टू बी इन नकाब ओनली, बुरके में ही था। आवाज के लिए कास्ट हुआ था, जबकि मेरी आवाज नहीं है, किसी और से डब करा दी गई है। ओहो। 2 सीन्स में दिखूंगा, 2 सीन्स में थोड़ा बहुत मेरा मैच करेगा, क्योंकि उनको ये था कि इसकी आवाज से ना लगे कि चंद्रशेखर है। मैं एक पॉपुलर वॉइस भी हूँ, मैंने काफी वॉइस ओवर्स किए हैं, 10-12 साल किए हैं, गवर्नमेंट्स के लिए भी किए हैं, लाइक सब टीवीज के लिए किया है। तो उनको ये दिमाग में था कि नहीं नहीं, इसकी आवाज जानते हैं लोग, तो ऐसा कोई वॉइस चुनो जो बहुत ही ग्रॉन्ट हो बट उतना पॉपुलर ना हो। ओके। और पहचान में ना आए कि देखते गए, अरे ये तो चंद्रशेखर है, ये होता ना। ही वांटेड इट टू कीप इट दैट स्पाइस पाई काइंड ऑफ जोन। तो सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ छाबड़ा सर, सोनाली परमार करके हैं, हमारी सीनियर की वाइफ है, वो भी छाबड़ा सर की कास्टिंग में एसोसिएट है। उन्होंने बोला यार एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी आवाज में कुछ है, तो उसको कास्ट कर लो। अब मैं थोड़ा सा बोलता ना कि बहुत ही उत्सुक किस्म का इंसान हूं, जब रोल मिलता है कुछ होता है तो डायरेक्टर ने बुलाया मिलने के लिए, बात किया तो उनको बड़ा जमा। तो बात करते करते मैंने कहा सर आपका बर्थडे है 31 जुलाई। तो बोला ये तो विकिपीडिया पढ़ के आया क्या? मैं बोला नहीं सर, मेरा भी 31 जुलाई बर्थडे है। तो बातचीत होनी चालू हुई, तो बोले तुझसे तो मैं बड़ा हूं। फिर हमने कहा सर आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। फिर बातचीत हुई तो हमने कहा सर एक गुजारिश है सर, अगर आप पूरा मुंह ढक दीजिएगा तो फिर मैं एज एन एक्टर कैसे काम करूंगा। बोले तुझे क्या चाहिए? हमने सर बुर्का ठीक है, थोड़ा हिजाब उजाब का हिसाब कीजिए। तो हिजाब में क्या होता है? हमने आंखें दिखती है सर, तो आंखों से वो सारा एक्सप्रेशन दिखेगा। तो कम से कम मेरा लाइफ में यह है कि एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर पूरा आप ढक देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। फिर और बात हुई, हम खुलते गए। हमने कहा सर मेरा करियर भी तो करियर है, आप ऐसे ही मुझे ढक के निकाल देंगे तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने तो बहुत डिमांडिंग है। हमने कहा सर थोड़ा सा प्लीज सर समझ लीजिए। तो क्या चाहिए? हमने सर फेस ऑफ एक दे दो सर, मैं आपका कर्जदार रहूंगा। तो हंसने लगे, बोले तू खतरनाक आदमी है, तू आया और डिमांड पे डिमांड चल रहा है। तो फिर ही अग्रीड कि हाँ तेरा मैं एक फेस ऑफ दूंगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल। वो फेस ऑफ नहीं था, उस फिल्म में फेस ऑफ ही नहीं था, स्क्रिप्ट में नहीं था। तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे कि इधर ऋतिक है, इधर अनिल कपूर है, ये कौन है? तो ये जरीना बेगम। तो मैं अपना फेस ऑफ कर रहा हूँ। उन्होंने कि सर नहीं मांगिएगा तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, या आपको अपना हक के लिए मैंने मांगना पड़ेगा, आपको दिखानी पड़ेगी कि आप बहुत पैशनेट है। तो दैट सीन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई गॉट मेनी फ्रेंड्स ऑल्सो। फाइटर से मेरे बहुत दोस्त भी बने। सेट पे भी ऐसा हुआ कि मेरा एक डेट क्लैश कर गया। मतलब छोटा भीम शूट कर रहा था मैं हैदराबाद में, और इनका अचानक से शूट कॉल आ गया। जिस दिन मेरा शूट था उस सेम डे यशराज स्टूडियो में मेरा शूट था। तो इन्होंने हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं द ग्रेट मुकेश छाबड़ा सर, उनको बोला भाई कहाँ है तुम्हारा एक्टर? तो बोला सर उसका आज शूट है। मुकेश छाबड़ा सर ने 3 फिल्में दी मुझे, द केरला स्टोरी, फाइटर और छोटा भीम। अब छोटा भीम का लास्ट डे और फाइटर का फर्स्ट डे क्लैश हो गया। तो देन उन्होंने बोला रुक मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात किया कि थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, वो बेचारा पैकअप का वेट कर रहा है। तो मैं जल्दी पैकअप करके आ गया था सेट पे यशराज में। पहला दिन शूट हुआ, वही फेस ऑफ वाला शूट हुआ। लाइन्स वाइन्स फिर उसी दिन आई, 7 पन्ने लाइन से सर, कैन यू इमेजिन, 7 पेजेस 1 गो। और सारे सेलिब्रिटी है, दीपिका है, ये ऋतिक रोशन है, इधर अनिल कपूर है, सबको जानते हैं आप जिनको देख चुके हैं। एंड यू हैव टू डिलीवर 7 पेजेस 1 शॉट, और हर एंगल से लगेगा। तो शूटिंग हुआ, पहला टेक 7 मिनट का 1 शॉट, वो 20 एंगल से हो गया। शूटिंग अच्छा होते फिर अचानक सा जो कैमरा मैन है बोला सर आप मेरे सीनियर हो एफटीआई से। बोला हाँ। मैं ऐसे देखा, हमें जानता तो एफटीआई से। बोला आपने बताया क्यों नहीं? मतलब परफॉर्म नहीं कर पाता तो परफॉर्मर है, जिस दिन बैटिंग चलती है उस दिन हम बताते हैं हम एफटीआई से, जिस दिन बैटिंग नहीं चली फिर देखना हो जाएगा। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ फाइटर। फाइटर से बहुत नाम हुआ सर, बिल्कुल।
फाइटर, खाकी, ये दो मतलब मेरे लिए ऐसे प्रोजेक्ट है जिन्होंने मुझे जनता तक पहुंचाया। फाइटर में 30 सेकंड ही फेस ऑफ है, लेकिन उसने मेरे को बोलते हैं ना कि ऑल इंडिया में हर बंदा जानता है तू जरीना बेगम। हाँ, उसके बाद खाकी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। बाकी केरला स्टोरी में दाढ़ी में था, तो जो मेरा काम देखे थे उनको मेरी आंखें समझ में आ रही थी, वॉइस टेक्सचर समझ में आ रहा था, तो वो पूछते थे आर यू द सेम गाय? यस। बस इतना ही। क्या बात है। तो ये अलग अलग तरह के रोल सारे के सारे हैं जिन्होंने एक तरह से आपको पहचान दी है। एक चीज छूटी जा रही है और वो है संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का अनुभव, वो बताइए। वो तो बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ था। अच्छा, ये पूरा इंटरव्यू ऐसा लग रहा है मैं एफटीआई केंद्रित चला रहा हूं, बट ऐसा मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जिनके साथ भी काम किया वो एफटीआई के निकले बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष शिवान जी के साथ काम किया, वो भी एफटीआई से हैं, भंसाली साहब। उसके बाद पहली फिल्म एरर 404 थी। वो सविता सिंह डीओपी हैं, वो सिनेमेटोग्राफर हैं, उनकी फिल्म क्रमशः किया था मैंने लीड साधु के रूप में। अरे वाह। तो सविता सिंह की पहली फिल्म थी एरर 404, मैं इंस्टीट्यूट से आया था, उसने मुझे कास्ट करवा दिया था, तो मेरी पहली फिल्म उनके थ्रू मिला। अब एरर 404 में आधा दिन काम किया ही था कि किसी ने इन्फॉर्म किया कि एक सेट पे एक नया लड़का है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे रामू की फिल्म में रेफर हो गई थी। पहले ये रिकमेंडेशंस बहुत होते थे। अच्छा, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो हर दरवाजे पे एक चौकीदार है, आप घुस नहीं सकते। पहले ऐसा होता था कि किसी एसोसिएट ने, असिस्टेंट ने आपका काम देखा, अरे वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, उसको लो, नया लड़का है, इस तरह की चीजें होती थी। अब तो बहुत कतार हो गया है और हर कोई रील बना के सोचता वो एक्टर है। बड़ा खतरनाक अवस्था है। तो ऐसे ही एक सिचुएशन था जहां मैं एक ऑडिशन देता हूं। मेरे फेवरेट जो पराग मेहता, जिन्होंने कहा था कि एफटीआई एडमिशन जरूर लेना, तो उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया था। तो वो ऑडिशन, इट वाज एन ओके ऑडिशन, ग्रेट भी नहीं था। उस दिन मूड थोड़ा सा शट डाउन भी था, कुछ अलग सिचुएशन था लाइफ में। मैं और सुबह बीच में बैठा हुआ था, तो आई मेट अ गाय कॉल्ड संदीप सिंह। ये मैं पहली बार किसी को बोल रहा हूँ, नोबडी नोज इट, मैंने किसी को नहीं बताया। तो संदीप सिंह जिन्होंने बाद में वो प्रोड्यूस किया मैरीकॉम, ऐसे बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे देखा, रिक्वायरमेंट था कैरेक्टर का, तो उन्होंने देखा तुम एक्टिंग करते हो? मतलब हाँ हम एक्टिंग करते हैं। तो कुछ किया है? मतलब हाँ किया है, ये किया है। अच्छा, तो तुमने ऑडिशन दिया था? मतलब किस चीज़ का जी? आप पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तो बोला मैं भंसाली का CEO हूँ, रामलीला करके एक फिल्म चल रही है, तुम उसमें फिट हो और एग्जैक्ट जाते हो उस किरदार में। हमने कहा सर ऑडिशन दे रखा है, हो जाएगा। तो अगले दिन मुझे कॉल आया कि चंद्रशेखर जी फाइनलाइज फॉर ए कैरेक्टर। संदीप सिंह से बातचीत हुआ, अगले दिन कॉल आया, बीच पे टकरा गए सर, वर्सोवा बीच में। फिर बातचीत हुई, तो वहाँ बहुत अच्छी EP मिल गई मुझे। तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर यहाँ बहुत कायदे कानून है, तो तुमको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, तुम बहुत रॉ हो। उन्होंने सिंटा में कार्ड बनवा दिया, खुद से ही बना दिया। बड़े लोग हैं सर, इनका माइंडसेट ही अलग है। अब इनके साथ काम करेंगे आपका लाइफ ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट डे मैं शॉट पे खड़ा था, तो शॉट पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई। तो बंसाली सर बोले कि यार तेरे पास डेट्स हैं क्या? हमने कहा मतलब हम तो आए हैं 5-10 दिन का शूट होगा। बोले मुझे तुझे 7-8 शेड्यूल कैरी करना है। अरे बाप रे। स्क्रीन टेस्ट ओके हो गया, लाइंस डिलीवरी ओके हो गई, इम्प्रोवाइजेशन वर्क कर गया। मैं इम्प्रोवाइजेटरी एक्टर हूँ, वो क्लासिकल फॉर्म ऑफ थिएटर एक्टर वाला नहीं काउंट होता। मैं इम्प्रोवाइजेटरी एक्टर में ज्यादा होता हूँ, तो मैं इम्प्रोवाइज किया, वर्क कर गया। उन्होंने वो कहा बेटा इम्प्रोवाइज जिस दिन बंद करोगे सेट से निकाल दूंगा। हमने बोला ठीक है सर, जैसा आप कहे। तो आया था 5-6 दिन के रोल के लिए, एंड आई शॉट फॉर 60 days विद भंसाली सर। वाह वाह वाह। वो पूछे मुझसे सेट पे आफ्टर परफॉर्मेंस, तू इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? हमने कहा ओवर कॉन्फिडेंट मतलब? बोले तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? सर एफटीआई से हूँ। किस बैच से है? तो मैंने उनको बताया कि सर प्रोस्पेक्टस में आपका फोटो देख के एफटीआई में एडमिशन लिया था, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सही जगह पे हूँ। तो हंसने लगे। तो काफी देर बात की, वो जांचा परखा कि ये सही आदमी है ना ऐसे ही। तो सेकेंड डे का एक किस्सा याद है कि मुझे एक लाइन्स मिली थी और 600 की क्राउड थी और मुझे रणवीर सिंह के सामने आना था और सबके हाथ में बंदूक थी, गोलियां चलने वाली थी। गोलियां चलेंगी और मैं अंदर आऊंगा
और गोलियां चली, मेरे कान में ऐसे लगा धुआं उड़, आप समझ रहे 600 गोलियां चलने के बाद उसके बाद क्राउड ने मुझे आगे ही नहीं आने दिया, हीरो तक पहुंचने नहीं दिया। तो बंसाली से बोला, अरे वो उसका डायलॉग है, तुम लोग आने नहीं दिए उसको। बहुत सारे किस्से हैं बंसाली सर के साथ। क्या बात है। बड़े लोगों का एक बड़ा अच्छा आता है, वो आपको नहीं ह्यूमिलेट नहीं करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। ये जितना आपको सिखा सकते हैं आप कहीं सीख नहीं सकते। तो मेरे को बोलते थे तू बहुत पढ़ा लिखा है, बंसाली तेरे को मॉनिटर में बिठा रहा है और तू इधर उधर घूम रहा है। मैंने नहीं सर, तो डर लगता है, आपका हो रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तेरे को एक मॉनिटर दिया ना, बैठ नहीं, चुपचाप देखना सिनेमा कैसे बनती है। तो 60 डेज तक उन्होंने मॉनिटर दे रखा था, जहां हम 3-4 दोस्त जो रणवीर के साथ थे वो देखते थे कि कैसे शॉट लेते हैं। काफी कुछ सीखने को मिला, एज ए ह्यूमन बीइंग भी सीखा, एज ए सिनेमा पर्सन भी सीखा। तो लास्ट डे जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर फोटोशूट देखा है कभी? हमने कहा नहीं सर। तो देखना चाहेगा? आप जैसा समझे। आदमी कतराता भी ना, प्रियंका चोपड़ा का फोटोशूट चल रहा है, राम चाहे लीला चाहे राम, एंड इट वाज बिटवीन 5 to 6 पीपल। कोई आदमी ही नहीं था, क्योंकि एक सेलिब्रिटेड हीरोइन के सामने किसी को रखते नहीं है। तो उन्होंने बैकडोर एंट्री करा के मुझे फोटोशूट दिखाया कि कैसे फोटोशूट होता है। वाह। तो मैंने हाथ जोड़े, तो बोले तुझे आज क्या फील हुआ? मैंने बोला सर एक और डिप्लोमा फिल्म मैंने कंप्लीट किया जिसका नाम है रामलीला। हंसने लगे, बोले खतरनाक आदमी ये, तो तेरा ह्यूमर जाएगा नहीं। बोले तू अगर यहाँ से खत्म हुआ सेट से तो तू कहाँ जाएगा? बोले ट्रेन का टिकट कराऊंगा, अगले दिन जाऊंगा FTI। यू कांट बिलीव व्हाट हैपेंड। शॉट खत्म हुआ, प्रियंका चोपड़ा का वो फोटोग्राफी स्टेशन खत्म हुआ, मैं गया घर, वहीं से पुणे चले गए आफ्टर 25 ईयर्स। अरे गजब, क्या बात है। मतलब जो उनका ड्यू था, हालांकि वो आए थे एक बार क्लास लेने बीच में, इतना लंबा समय के लिए वो गए नहीं थे, विजिट नहीं किए थे। He went to FTI। वाह, That's a love for FTI that he has। बहुत बढ़िया। अभी ये बताइए कि इन दिनों क्या चल रहा है? सर लॉकडाउन में थोड़ी सी बुद्धि खुली, हमने कहा कि हमें अपने तरह की कहानियां बनानी पड़ेंगी, और लॉकडाउन भी चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। हाँ। तो मैं और गरिमा भूरिया हैं विस्लिंगवुड से जी। तो गरिमा डायरेक्शन से है और काफ़ी एड्स भी डायरेक्ट कर चुकी थी और काफ़ी संजीदा तरीके की कहानियां लिखती थी। तो मैंने और उसने फेसबुक के थ्रू कोलैबोरेट किया लॉकडाउन के दौरान। मैंने कहा यार क्या हम कुछ फिल्में बना सकते हैं। तो गरिमा जी की डिप्लोमा फिल्म के लिए मैं कास्ट हुआ था। एक मिड में एक दोस्त थी जो चाह रही थी मैं उसकी डिप्लोमा फिल्म का मेन करूं, तो वो सिचुएशन नहीं बन पाया था। फिर से वो एक चांस बना, तो हमने कहा ठीक है तुम थोड़ा बजट दे देना, लॉकडाउन चल रहा था, पैसे भी चाहिए थे, आपको बताया मैंने। तो उन्होंने कहा सर व्हाई डोंट यू प्रोड्यूस इट। तो हमने कहा कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो लेट्स टाई अप टुगेदर, मैं डायरेक्शन में हूँ, स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, दोनों मिलके बनाते हैं। बातचीत हुई, हम कोलैबोरेट करके एक फिल्म बनाए जो कि मेरी कुलदेवी के नाम पर है। मैं कुलदेवी को बहुत मानता हूँ क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने मुझे रास्ता दिया, बहुत सारी शक्तियाँ मैं फील करता हूँ उस चीज़ को, मैं स्पिरिचुअल हो गया आफ्टर लॉकडाउन। तो जय मां मनसा मंगल फिल्म्स LLP करके मैंने और गरिमा ने साझा करके एक कंपनी डाली जो साइकोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल और इंडियन रूटेड स्टोरीज पर फिल्में बनाती है। तो द एंट्रेंस करके एक फिल्म है जो वेब्स OTT पे आप देख सकते हैं, और घुंघरू जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी महेश का सिनेमाई रूपांतरण है। हमने कोशिश की है कि उसको एकेडमिकली उस लेवल पे ट्रीट करें, और मैं कमाल की डायरेक्ट भी की है। दोनों फिल्में काफ़ी विन भी की हैं फेस्टिवल में। फिर हमारा लस्ट नहीं था कि हम ज़्यादा फेस्टिवल में दें, तो वेब्स का प्लेटफॉर्म खुल रहा था, तो हमने कन्विंस किया दूरदर्शन के DD जी को कि आप प्लीज़ शॉर्ट फिल्म भी डालिए, एक सेक्शन खोलिए जहाँ लोग को 20 मिनट में वो मनोरंजन मिले, जो अपनी तरह की कहानियां उनके पास चॉइसेस रहे। तो पहली 2 कहानियां हमारी थी, हालांकि FTI का एक कॉर्नर भी है वहाँ पे स्टार्टेड, एंड हमारी 2 कहानियां आप देख सकते हैं, द एंट्रेंस और घुंघरू। ये वेव्स OTT पर उपलब्ध है। हाँ, और जो द एंट्रेंस है सर, इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर जो कि मिरर फोबिया बेस्ड है। आइसोप्ट्रोफोबिया करके एक बीमारी है जिससे आदमी अपना ही चेहरा मिरर में देखने से घबरा जाता है। ओके, क्या बात है। तो राघव और माधव की कहानी है वो। वाह, बहुत सारी बातें हुई। यहाँ एक गाने की जगह बनती है। आप जब भी मुझसे गाने के लिए पूछते हैं तो मेरा कभी कभी अंदर का बंगाली जाग जाता है, कभी यहाँ रहा हुआ मराठी जाग जाता है, जी, और कभी कभी मतलब वो बिहार का बिहारी जाग जाता है, कभी झारखंडी जागता है, दिल्ली का दिल्ली वाला लड़का। तो मैं ये ट्रिब्यूट मन्ना डे साहब को करना चाहूंगा। काबुली वाला फिल्म का गाना है जिसमें मुझे एक बार प्राइज भी मिला अपने गांव में। तो
सिंगिंग में उतना गला नहीं है, डायलॉग डिलीवरी में है, लेकिन वो गाना है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और जी सर। अपने जीवन के बारे में और अपने करियर के बारे में इतनी सारी बातें हमें बताई। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे खुलकर बोलने का मौका मिला, और ये सचमुच एक ऐसा अनुभव है जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। विविध भारती मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, और कैंपस भी ऐसा आते ही लगा कि तो मेरा घर है। क्या बात है। और मैं श्रोताओं और दर्शकों से कहना चाहूँगा कि शायद ये जनरेशन मिस न कर जाए इतनी क्लासिक चीज़ को, वो ज़रूर इस चीज़ को जिंदा रखें और साथ ही सुने। रेडियो पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं,
जैसे हमारा तो मतलब पर्व त्योहार और न्यूज ये तो हम रेडियो से ही सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता चंद्रशेखर दत्ता के साथ यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।